व्याख्याकार ये है। तो रस सिद्धांत के व्याख्याकार के रूप में लोल्लट और शंकुक हमको पढ़ाए गए। बाद में जब नाट्यशास्त्र हमने पढ़ना शुरू किया और अभिनवगुप्त को पढ़ना शुरू किया तो लगा कि इन लोगों ने तो नाट्यशास्त्र पर कमेंट्री लिखी थी, उसमें ही उन्होंने छठे अध्याय पर बात करते हुए रस के बारे में कुछ बातें कही होंगी। उससे एक चल पड़ा कि रस के बड़े आचार्य हैं, और ये उन्होंने पूरा एक बड़ा टेक्स्ट नाट्यशास्त्र का एक्सपोजिशन भाष्य लिखा होगा दोनों ने, वो तो लुप्त हो गया है। और ये बड़े दिग्गज आचार्य थे, बड़े थिंकर्स थे। तो रस का जो सिद्धांत है उसको, उस पर जो अर्लीस्ट इंटरप्रिटेशंस हैं कि रस कैसे होता है, कैसे मैनिफेस्ट होता है रंगमंच पर, इसके बारे में सबसे जो पहले थ्योरिस्ट हैं वो लोल्लट और शंकुक हैं। और चार मत ये बताए जाते हैं, यहाँ लिखे भी हैं आपके सामने। लोल्लट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भी इसको कहते हैं, हालांकि ये गलत है मेरे हिसाब से। ये चल पड़ा हमारे यहाँ एक तरह से भेड़िया दसान की तरह, और सब कोर्स में बताया जाने लगा कि लोल्लट ने जो बताया वो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। तो वास्तव में वो पूरी तरह से उनका मत उत्पत्ति आरोप पर बेस नहीं है। उसकी प्रक्रिया वो बताते हैं कि जेनेसिस भी होती है, उत्पत्ति होती है और आरोप होता है, लेकिन केवल उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कैसे कह देंगे, उसकी तो लंबी प्रक्रिया वो बताते हैं कि रस कैसे होता है। और शंकुक का अनुमितिवाद कहा गया, वो भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अनुमिति के अलावा भी वो अनुकृति पर पहले बात करते हैं। तो फिर अनुकृतिवाद कहिए, अनुकृति तो बहुत बड़ा टर्म है। तो भरतमुनि अनुकृति की बात करते हैं, वो इमिटेशन से अलग है, वो सर्जना व्यापार है, रिक्रिएटिंग है। जो संसार में हम देखते हैं उसको कविता के इडियम में, रंगमंच की भाषा में हम कैसे रचते हैं, वो उसकी अनुकृति होती है। अनुपश्चात करणम, बाद में जो कुछ हम रचते हैं संसार के, आफ्टर द गिवन वर्ल्ड, दी हुई दुनिया के बरक्स हम कुछ नया रचते हैं, वो होगी अनुकृति। तो ये इस तरह से अच्छा लोल्लट और शंकुक के मत जो है हमको बताए जाते हैं, आरोपवाद और उत्पत्तिवाद अथवा अनुमितिवाद के रूप में। और जो चार मत यहाँ लिखे हैं केवल यही मत नहीं है, रस के इंटरप्रिटेशन को लेकर के कम से कम 11 मत तो अभिनवगुप्त ने ही उद्धृत किए हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रस जो है वो केवल आनंद का अनुभव नहीं है, सुख दुख दोनों का सम्मिश्रित अनुभव है, ये भी एक थ्योरी है। वो जैन आचार्यों की थ्योरी है जो कि अहिंसा की सिद्धांत पर बेस्ड है, रामचंद्र गुणचंद्र उसको मानते हैं। एक सांख्य दर्शन के अनुयायियों की थ्योरी है जो कि त्रिगुण का जो सिद्धांत है, सत्व रजस और तमस, उसको अप्लाई करके और रस की व्याख्या करते हैं। उसका असर बहुत जगह आया, बाकी के जो व्याख्याकार हैं उन पर सांख्य दर्शन का कुछ असर आया, लेकिन पूरी सांख्य पर आधारित एक थ्योरी थी, ये अभिनवगुप्त बताते हैं। तो उसमें से कोर्स में पढ़ाने के लिए फिर ये चार मत छांट लिए गए, ये सुविधाजनक थे। ये हालांकि चार भी बड़े आचार्यों के मत है, बहुत बड़े आचार्यों के मत है। तो उसमें से दो मत लोल्लट और शंकुक के हैं, और ये कम से कम आपके कोर्स में जो आपका है उसमें भी है। तो लोल्लट के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। अभिनव भारती में कई अध्यायों में 11, 13, 18 और 21 में अभिनवगुप्त जिक्र करते हैं कि लोल्लट की जो नाट्यशास्त्र पर व्याख्या है उसमें ये ऐसा कहते हैं। तो अभिनवगुप्त को उनकी कमेंट्री प्राप्त थी, अभिनवगुप्त के समय तक लोल्लट की टीका का मैन्युस्क्रिप्ट उनके पास था। अभिनवगुप्त के पास बहुत बढ़िया लाइब्रेरी रही होगी, और जिनको बहुत रुचि है वो अभिनवगुप्त पर मेरे शायद 8-10 व्याख्यान है यूट्यूब पर, वो आप सुन सकते हैं। तो अद्भुत पर्सनालिटी थे अपने समय की। तो और क्योंकि वो 450 किताबों से वर्बेटिम साइटेशंस केवल अभिनव भारती जो उनकी टीका उसमें देते चले जाते हैं, आउट ऑफ मेमोरी वो वर्बेटिम साइट करते हैं 400 450 किताबों के पैसेजेस, ऐसी उनकी मेमोरी है। तो और बाकी उनके पास लाइब्रेरी तो रही होगी, क्योंकि वो पांडुलिपियों का जिक्र करते हैं कि पुरानी पोथी में ऐसा पाठ है और ये पोथी मिलती है। तो ये लोल्लट का ग्रंथ उनके पास रहा होगा, उससे टेक्स्ट नाट्यशास्त्र के कुछ अध्यायों पर वो साइट करते हैं कि
लोल्लट ने इसकी व्याख्या इस तरह से की है। वृत्ति विवेचन में जो उद्भट का है, उसको उद्भट का उन्होंने खंडन किया अभिनवगुप्त ने, और अभिनवगुप्त बताते हैं कि लोल्लट तो खुद इसका खंडन कर चुके हैं, और इससे यह भी जाहिर होता है कि लोल्लट उद्भट के बाद हुए, क्योंकि लोल्लट ने उद्भट के मत का खंडन किया, और उद्भट का समय हम बता चुके हैं 9th सेंचुरी के आसपास है। तो उसके कुछ बाद में इमीडिएटली आफ्टर उद्भट लोल्लट हुए होंगे, और 800 ईस्वी के आसपास उद्भट जो हुए उनके बाद में ये लोल्लट हुए, और उद्भट का भी उन्होंने खंडन किया है। बहुत सारी उनकी बातों को अभिनवगुप्त ने उद्धृत किया है अपने में। अब ज्यादा उसमें डिटेल में न जाकर के आपके जो काम का है कि इन्होंने रस सिद्धांत की व्याख्या में क्या कहा लोल्लट ने। तो जो संस्कृत के विद्यार्थी रहे हैं वो तो मम्मट ने जो बताया है बहुत बांध करके बहुत सुंदर रूप में बताया है। विभावे ही प्रत्यादिको भावो जनितः अनुभावे ही प्रतीति योग्यः कृतः अनुभावे कटाक्ष भुजाक्षेपादि ही प्रतीति योग्यः कृतः संचारिभिश्च पुष्टिम नीतः, वो रस हो जाता है। ये ट्रिपल प्रोसेस वो बताते हैं, इसीलिए उसको आरोपवाद उत्पत्तिवाद कहना ठीक नहीं है। 3 उन्होंने सोपान बताए, 3 प्रक्रियाएं उन्होंने बताई लोल्लट ने। एक ये लिखा है नीचे, उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, ये उत्पादक होना चाहिए यहाँ। तो उत्पाद्य उत्पादक भाव या जन्य जनक भाव भी कह सकते हैं, मतलब इंटर रिलेशनशिप ऑफ काजल इंटर रिलेशनशिप कह सकते हैं, कार्य कारण संबंध भी कह सकते हैं। काजल रिलेशनशिप है 2 चीजों के बीच में, ये पहली प्रक्रिया है। किन 2 चीजों के बीच में कि विभाव और स्थायी भाव। तो विभाव जो है काज है और स्थायी भाव इफेक्ट है। तो विभाव जो है उत्पादक है और स्थायी भाव उत्पाद्य है। वो स्थायी भाव जो है प्रोडक्ट है विभावों का, तो विभावों से स्थायी भाव जन्म लेता है। ये पहली बात, ये तो मोटी बात है, ऑब्वियसली ये तो मानना ही पड़ेगा। नाटक हो रहा है, नाटक में विभाव क्या है? कालिदास का शाकुंतल नाटक हो रहा है, तो उसमें दुष्यंत और शकुंतला विभाव है। आलम्बन और उद्दीपन 2 तरह का जो विभाव होता है। तो शकुंतला आलम्बन है और दुष्यंत उसका आश्रय है। स्थायी भाव दुष्यंत के भीतर होता है, शकुंतला के प्रति प्रेम जागृत होता है नाटक में दुष्यंत के चित्त में शकुंतला के प्रति। तो शकुंतला जब सामने आती है तो शकुंतला काज हो जाती है, शकुंतला कारण है एक विभाव के रूप में, आलम्बन विभाव के रूप में शकुंतला स्थायी भाव का कारण हुई। और कहाँ पैदा हुआ कि दुष्यंत के भीतर पैदा हुआ। रति या प्रेम का जो स्थायी भाव है वो दुष्यंत के भीतर पैदा हुआ। तो नाटक भी, जो भी हम नाटक शुरू करते हैं उसमें 2 कैरेक्टर सामने सामने आते हैं, एक आलम्बन बन जाता है, दूसरा आश्रय बन जाता है, दोनों विभाव कहे गए हैं। तो उसमें से जो आलम्बन है वो उसकी काजल रिलेशनशिप है, वो कारण बनता है स्थायी भाव का। और स्थायी भाव किसमें पैदा होता है कि जो आश्रय है, मतलब कैरेक्टर ही है वह दुष्यंत आदि। तो जो नाटक के पात्र हैं उनमें स्थायी भाव होता है। एक तो लोल्लट ने ये कहा, जिससे बहुत ही असुविधा हुई बात के आचार्यों को, क्योंकि वो तो सरदय में उनको बताना था कि नाटक देखते हुए स्थायी भाव तो सरदय के चित्त में उन्मिषित हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कैसे मान लेंगे कि वो कैरेक्टर में हुआ, कैरेक्टर को किसने देखा है, वो तो कभी बता गया, उसमें कैसा क्या हुआ कौन जानता है, हम तो रसिक के अनुभव की व्याख्या करते हैं। लेकिन लोल्लट का जो सरोकार था, लोल्लट का जो कंसर्न था कि नाटक जो खेला जा रहा है उसमें जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसके भीतर अभिनेता को स्थायी भाव दिखाना है। तो उसको तो ये दिखाना है कि उस अभिनेता, वो अभिनेता जिस कैरेक्टर को निभा रहा है उस कैरेक्टर के भीतर ये कैसे आया। तो ये रंगमंच पर प्रस्तुति की दृष्टि से ये मानना पड़ेगा कि दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो उसके भीतर प्रेम हुआ, उस प्रेम करते हुए दुष्यंत की अनुकृति में करता हूँ, उसकी भूमिका में मैं प्रवेश करता हूँ, ऐसा उसको मानना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप होगा कि उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध होगा कि उस विभाव को देख करके स्थायी भाव जन्म ले। तब बाकी चीजें होंगी कि फिर वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा दुष्यंत, कुछ उससे हंसी ठिठोली मजाक करेगा, मुस्काएगा, और शकुंतला लजाएगी,
सिर झुकाएगी, कुछ अपनी सखियों पर नाराज होगी, वो उसको चिढ़ा रही हैं, तो इत्यादि। ये सब जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं इनको अनुभव कहा जाता है। तो अब जो स्थायी भाव पैदा हो गया है कैरेक्टर के भीतर, वो है जो पात्र है नाटक का, उसके भीतर है, और अभिनेता उसको केवल निभा रहा है, अभिनेता के भीतर सचमुच में नहीं हुआ। तो ये वो दर्शकों को कैसे मालूम पड़ेगा? दर्शकों को मालूम पड़ेगा जो चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं वो कर रहे हैं, कि वो शकुंतला भौहों थिरका रही है, बरज रही है, और दुष्यंत उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कटाक्ष भुजाक्षेप इत्यादि, पसीना आना, चेहरा फक पड़ जाना लज्जित होने के कारण इत्यादि, ये अनुभव कहलाते हैं। ये आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, एंसुएंट्स जो है, शारीरिक विकार, तो ये सेकंड स्टेप पर इनका गम्य गमक भाव संबंध होता है। मतलब ये सूचक बन जाते हैं दर्शकों के लिए, ये एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि प्रेम इसके भीतर पैदा हो गया है, और नायिका को देख करके प्रेम हो गया है, क्योंकि ये इसकी तरफ मुस्कुरा करके हाथ बढ़ा रहा है, कुछ आलिंगन करने की कोशिश कर रहा है, हाथ पकड़ने की। गम्य गमक का मतलब क्या हुआ? गम्य गमक का ये न्याय दर्शन के शब्द हैं एक्चुअली। ये गम्य गमक न्याय की थ्योरी ही है, अनुमान की थ्योरी है। ये किसी चीज का हम अनुमान करते हैं, तो उस अनुमान को जिसके आधार पर हम साबित करते हैं वो गमक है, उसको साधक भी कहते हैं, लिंग भी कहते हैं। और जिस चीज को हम सिद्ध करते हैं वो गम्य है। तो धुआं देख करके अनुमान करता है कि आग जली होगी, तभी ऊपर पहाड़ के धुआं दिखाई दे रहा है, तो धुआं जो है वो गमक होगा, और अग्नि जो है वो गम्य होगा। तो पहाड़ के ऊपर धुआं उठता हुआ देख करके कोई कहता है कि धुआं है, धुआं उठता दिख रहा है, तो जरूर वहां आग जली है, तो ये अनुमान हुआ। प्रत्यक्ष अग्नि नहीं दिखाई दे रही है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्नि को नहीं जान रहा है, कैसे जान रहा है? अनुमान से जान रहा है। अनुमान से कैसे जान रहा है? कि उसका एक गमक है, उसको उसका सूचक कोई चिन्ह मिल गया, इसीलिए इसको लिंग भी कहते हैं। लिंग मतलब चिन्ह। तो वो चिन्ह जो है वो इनवेरिएबल रिलेशनशिप रखता है अपने गम्य के साथ, कि जहां धुआं है वहां आग जरूर होगी, क्योंकि बगैर आग के धुआं नहीं हो सकता। इसलिए इस उदाहरण को न्याय दर्शन में लिया गया है कि ये शाश्वत उदाहरण है। अब आजकल जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस से धुआं पैदा कर देते हैं, नाटक में वो धुआं छोड़ने वाली मशीन लगाते हैं, लेकिन उस समय तक तो हमेशा 17th-18th सेंचुरी तक तो ये था कि बगैर अग्नि के धूम हो ही नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने यत्र धूमस तत्र वह्नि, ये अनुमान का एक उदाहरण दिया। जहाँ धुआं है वहां आग है, तो इसमें धुआं जो है वो गमक है, आग जो है वो गम्य है। उसी को साधक और साध्य भी कहते हैं, उसी को लिंग और लिंगी भी कहते हैं। अनुमान की बड़ी थ्योरी है, उसके लिए कैसे लॉजिक लगेगा, कैसे फिर सारे प्रपोजिशंस उससे सिद्ध होंगे, तो ये तो बहस की जो टेक्निक्स हैं उनमें ये आती है। उस पर दूसरी मेरी किताबें हैं। और ये लोल्लट इसको भी लाते हैं। हालांकि शंकुक को ये कहा गया कि उन्होंने अनुमान थ्योरी का प्रयोग किया, लेकिन लोल्लट तो खुद उसको ले आए यहाँ, कि वो जो शारीरिक चेष्टाएं वो कैरेक्टर करेगा और अभिनेता उसको दिखाएगा, क्योंकि अभिनेता उसकी भूमिका में चला गया। अब दुष्यंत के भीतर जो प्रेम हुआ, उसका अभिनय अभिनेता जो कर रहा है, वो अभिनेता अभिनय करते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, भौहें वो थिरका रही है, उसको आलिंगन करने की कोशिश कर रहा है। ये सब जो अनुभव है ये गमक बन जाते हैं। गमक मतलब अनुमापक बन जाते हैं। दे आर द काजेज ऑफ इन्फरेंस। और व्हाट इज इन्फर्ड? इन्फर्ड जो है वो स्थायी भाव है। तो ये अनुभाव जो है वो स्थायी भाव के गमक बन जाते हैं। विभाव उसके उत्पादक बन जाते हैं, अनुभाव उसके गमक बन जाते हैं, और संचारी भाव उसके पोष्य पोषक, संचारी भाव उसके पोषक बन जाते हैं, उसको इनहेंस करते हैं। तो ये जो ट्रिपल इन्होंने प्रोसेस बताई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी अभिनय करते हैं वो उनको शायद रियलाइज होगा कि ये तो होता ही है, कि पहले कैरेक्टर के भीतर फीलिंग आती है, मेरे भीतर प्रेम है, ऐसा कैरेक्टर अनुभव कर रहा है। अब अभिनेता उसको उसकी भूमिका में जा रहा है, तो अभिनेता उसकी भूमिका में जाने पर क्या करेगा? उसके पास शरीर है, वो मन तो अपना नहीं दिखा सकता है कि हनुमान की तरह अपना कलेजा चीर के दिखाएं कि मेरे भीतर राम बैठे हुए हैं, देख लो। तो मेरे भीतर स्थायी भाव है, मैं छाती खोल कर दिखाता हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकता है। तो ये जिस कैरेक्टर को मैं निभा रहा हूँ उसके भीतर प्रेम आ गया, ये मैं अपने शरीर से बताता हूँ। तो शरीर से जो चेष्टाएं उस प्रेम के आने के बाद होंगी वो अनुभव है। वो जैसे ही वो अनुभव करता है तो गम्य गमक भाव संबंध सेकंड स्टेज हो जाता है।
उस सेकंड स्टेज के बाद फिर ये वो थोड़ा सा ऑफशूट हुआ, उसका अंकुरित हुआ जो स्थाई भाव, एक तरह से स्प्राउटिंग हुई पहले स्टेज पर जन्य जनक भाव संबंध में, और गम्य गमक भाव संबंध में एक तरह से अंकुर निकल आया। अब जब ये संचारी भाव भी दिखाएगा कि शकुंतला चिंतित हो जाती है कि प्रेम करूं ना करूं और मैं ये क्या करने जा रही हूँ, तो उसका एक लड़की है, वो बहुत मासूम लड़की है, पहली बार आदमी से उस मिली है, बहुत अंतर्द्वंद उसके भीतर है। ये शाकुंतल तो बहुत ही मनोवैज्ञानिक बड़ा नाटक है, वो कैसे भीतर टर्मोइल है उसके, ये सब बताते हैं, वो कैसे बदलती जाती है भी बताते हैं। तो ये जो है ये संचारी भाव बहुत सारे आएंगे, चिंता है, ग्लानि है, असूया है, रिपेंटेंस है, अपने आप पर पछताती है, अपने आप को कोसती है कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ, और भी उत्सुकता भी है, चिट्ठी भी लिखने को तैयार हो जाती है, बहुत बावली बेचैन भी हो गई है। तो ये सब सारे अनुभव उसमें 33 जो व्यभिचारी भाव 33 जो बताए हैं उनमें से बहुत सारे आ जाएंगे इसमें। शकुंतला का अभिनय जो भी लड़की करेगी तो वो उन सारे संचारी भावों के द्वारा फिर वो जो प्रेम पुष्ट होता चला जाता है। दर्शकों को लगता है कि भाई गहराई में चला गया मामला, एक दूसरे के बिना तड़प रहे हैं। तो इस तरह से उत्पत्ति, प्रतीति और उपचिति, उपचिति कहते हैं एनहेंसमेंट, परिपोष। तो पैदा होना, प्रतीत होना और पुष्ट होना, 3 दशाओं से गुजरकर स्थायी भाव जो वहां सामने आ गया स्टेज पर, वो नट में फिर झलकने लगता है, क्योंकि कैरेक्टर तो नहीं दिखाई दे रहा है, जो ऑडियंसेस को अभिनेता दिखाई दे रहा है। उस अभिनेता में ही फिर वो झलकता है उनको कि यह सब इसी में हो रहा है जो ये अभिनय कर रहा है। तो ये जो नट में झलकने लगता है, इसको रोलट ने कहा कि आरोप है। आरोप जो है वो बाद के थ्योरिस्ट ने उसका खंडन करते हुए कहा कि आरोप तो भ्रम से होता है। जैसे कि सांप समझ लेता है रस्सी को, अंधेरे में रस्सी हवा में हिल रही है उसको सांप समझ लेता है। ये भी फिलॉसफी में दृष्टांत है भ्रम का, और इसकी खूब मीमांसा होती है। तो सर्पेंट एंड दी रोप राजा राव का उपन्यास है, वो बड़े वेदांती आथर रहे। तो ये जो भ्रम है उसके द्वारा लोलट के मत को समझाया जाने लगा। हालांकि लोलट ने जितने उनके साइटेशन से उसमें कहा नहीं कि भ्रम होता है, उन्होंने कहा कि वो ताद्रूप्य के अनुसंधान से नर्तक में भी प्रतीत होता है। बहुत अद्भुत उन्होंने शब्द दिया है, उनका कंट्रीब्यूशन है कि वो जो अभिनेता है वो ताद्रूप्य का अनुसंधान करता है। ताद्रूप्य कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, अनुसंधान कहते हैं बहुत ही इंटेंसिवली इन्वेस्टिगेट करना। ये तो पूरा जो अभिनेता का व्यापार है उसको बता रहे हैं कि अभिनेता जो उस भूमिका में घुसने के लिए क्या करता है, कि मैं कैसे ऐसा हो जाऊंगा, दुष्यंत हो जाऊंगा, और मैं ही हूं फिर भी मैं दुष्यंत कैसे दिख सकता हूं। इसको ताद्रूप्यानुसंधान उन्होंने, ये जो अभिनय की प्रोसेस है, इसको लोलट ने कहा। तो वो आइडेंटिफाई अपने आप को उस कैरेक्टर से करने के लिए इंटेंसिवली अपने भीतर सर्च करता है, आत्मान्वेषण करता है। सात्विक अभिनय में जो भरत मुनि ने बताया उसकी व्याख्या के लिए लोलट ने बहुत सुंदर ये शब्द दिया है। तो हमको जो पढ़ाया गया उसमें लोलट के मत को ऐसा बताया कि बहुत ही बेहुदा सा कुछ मत है। वो क्या करते हैं कि वो आरोप और भ्रम बताते हैं, और इसी तरह से उनका खूब खंडन किया गया है, वो रिजेक्ट कर दिया गया। दरअसल में रिजेक्ट भी नहीं हुआ है वास्तव में, तो उसकी कमियां भले ही अभिनवगुप्त ने बताई हों कि अगर इसको भ्रम मान लोगे तो ये अनुपत्ति हो जाएगी, लेकिन ये लोलट ने जो थ्योरी दी है इसको तो सभी को मानना ही पड़ेगा। और जो नहीं मानते हैं अपेरेंटली वो इसलिए कि वो सब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम ऑब्जेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। लोलट और शंकुक जो रस की व्याख्या करते हैं वो ऑब्जेक्टिव व्याख्या है। ऑब्जेक्टिव व्याख्या मतलब रंगमंच पर जो किया जा रहा है उसमें रस कैसे होगा, जो दर्शक के भीतर चित्त में रसानुभूति हो रही है और वो गदगद हो रहा है, उससे इनको मतलब नहीं है। भरत मुनि को भी ज्यादा कंसर्न नट से था कि नट कैसे करेगा। जो रस बताया है उन्होंने 6ठे अध्याय में, उसमें रस जो है रंगमंच पर कैसे मैनिफेस्ट होता है, यही तो बताते हैं। कि जैसे कि भोजन की बहुत अच्छी डिश बनाई जाती है, उसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स, मसाले, व्यंजन मिला करके बहुत स्वादिष्ट चीज तैयार की जाती है। तो सारा जो रोल है वो तैयार करने वाला कौन है, क्या क्या मिला रहा है, वो अभिनेता जो है वो कैसे करेगा, ये इन लोगों का खास सरोकार है बताने का। तो लोलट भी यही करते हैं, उसकी बहुत
गहराई में जाके वो दार्शनिक ढंग से उसकी पूरी साइकोलॉजिकली भी व्याख्या करते हैं और ये मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी करते हैं और ये ट्रिपल प्रोसेस वो बताते हैं। तो जहां तक हम समझते हैं इसको बहुत डिलिमिट कर दिया गया कि आरोपवाद है, केवल आरोप की तो बात वो करते भी नहीं है, और आरोप को भी वो ताद्रुप्य का अनुसंधान बताते हैं। ताद्रुप्य का अनुसंधान जब कर लेता है नट, तब उसमें जो झलकता है दर्शक को कि ये तो दुष्यंत सामने आ गया, जब वो सब करने लगता है अभिनय के द्वारा, तो दर्शक को लगता है कि ये मैं दुष्यंत को देख रहा हूँ। तो ये लोलट चूंकि ये मानते हैं कि वो सचमुच का दुष्यंत नहीं हुआ और वह अभिनेता के रूप में है, कैरेक्टर अलग है, तो कैरेक्टर का ताद्रुप्य का अनुसंधान कर रहा है, इसलिए इसको एक तरह से भ्रममूलक बता करके व्याख्या इसकी की गई। अन्यथा ये हकीकत में ऐसा जो होता है प्रोसेस अभिनय की, उसकी व्याख्या है ये लोलट इसमें करते हैं। तो खास ये लोलट के बारे में इतनी ही बातें हैं और ज्यादा डिटेल में जाने का वक्त इसलिए नहीं है, ये मैंने कह दिया है सब जो यहाँ पर है। और आरोप अभिनव गुप्त ने, रोमट ने इसको कहा था। लोलट के जितने साइटेशंस उन्होंने दिए उसमें आरोप शब्द का नहीं मुझे मिला। और अनुसंधान की तो बहुत सुंदर व्याख्या अभिनव गुप्त ने फिर लोलट के ही संदर्भ में की है कि एक ही भाव रूपम अनुसंधानम। जो लोलट ने कहा कि वो अभिनेता अनुसंधान करता है, इंटेंसिवली अपने भीतर वो इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसको अभिनव गुप्त ने बहुत समझ करके बताया है कि ये प्रक्रिया क्या है कि ये आइडेंटिफाई कर देना अपने आप को उस कैरेक्टर से, यही अनुसंधान है। और अभिनव गुप्त तो खुद स्वीकार करते हैं कि अनुसंधान तो करना होता है, दर्शक को भी करना पड़ता है, अपने भीतर वो कहीं विचार करता है कि मेरे भीतर ये क्या है, अनुभव चल रहा है ऐसा। तो लोलट की इतना मत है संक्षेप में, और बाद में आपको कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ सकते हैं। आज तो वैसे भी देर हो रही, थोड़ा सा शंकुक का मैं ले लेता हूँ। शंकुक बड़े कवि भी थे और ये सब कश्मीर के हैं। सारे दिग्गज आचार्य पहली दूसरी शताब्दी से लगा करके 12वीं शताब्दी तक काव्यशास्त्र के और नाट्यशास्त्र के कश्मीर में हुए। वो शारदा का देश था, महान आचार्य और शिव दर्शन के महान आचार्य वहाँ। सारा हिंदुस्तान जो है उसी से वैचारिक रूप से आंदोलित हुआ। तो एक शंकु की कविताएं बहुत उद्धृत मिलती हैं पुराने संग्रहों में, उनके नाम मैंने दिए हैं। ये अजितापीड़ के शासनकाल में हुए और जो 9th सेंचुरी अर्ली 9th सेंचुरी में थे कश्मीर के राजा, और कल्हड़ ने राजतरंगिणी में भी इनका उल्लेख किया है। बड़े आचार्य भी ये थे और इन्होंने जो मत दिया उसको अनुमितिवाद कहा जाता है। हालांकि केवल अनुमितिवाद वह नहीं है, अनुमिति की प्रक्रिया इन्होंने स्वीकार की। लोलट ने भी कुछ स्वीकार कर ही ली थी, गम्य गमक भाव होता है। तो शंकुक ने कहा कि अनुकृति और अनुमिति ये दो पक्ष हैं पूरी रस प्रक्रिया के। जो नट है वो अनुकृति करता है। अनुकृति कैसे करता है उसकी प्रोसेस उन्होंने पूरी बताई कि पहले तो अभिनय वगैरह सीखता है और लोक में जाकर के देखता है कि कैसे लोग व्यवहार करते हैं, प्रेम होता है तो क्या क्या करते हैं। ये उसकी जो ट्रेनिंग है, शिक्षा अभ्यास, इसके द्वारा नट अनुकृति जो करता है रंगमंच पर जब वो अनुकृति करता है जो कि नकल नहीं है, फिर से उनको रचता है, तो उस अनुकृति या फिर से रचने के द्वारा दर्शक उसमें अनुमान करने लगते हैं। तो ये डबल प्रोसेस हुई, पहले अनुकृति और फिर अनुमिति। तो ये विस्तार से व्याख्या इन्होंने की है क्योंकि बड़े दार्शनिक शब्द हैं अनुकृति और अनुमिति। ये हमारे दर्शनों में आते हैं और वैदिक दर्शन में भी आते हैं। अनुकृति तो आता ही है, ऐत्रेय महिदास जो वैदिक ऋषि हैं उनके उसमें, और भरत मुनि ने अनुकरण कहा ही है। अनुकृति और अनुकरण उन्होंने नाट्य को कहा ही है। तो उसमें अनुमिति लोलट ने जोड़ा कि अनुकृति तो करता ही है, जो अभिनेता है वो फिर से रचता है दी हुई दुनिया को, और जो अभिनय उसने ट्रेनिंग ली है उसके द्वारा वह रचता है। लेकिन जब वह रचने लगता है तो फिर एक अनुमिति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वह अनुमिति कैसे काम करती है, तो जो अनुमान के बारे में मैंने बताया कि अनुमान में एक गमक होता है, एक गम्य होता है, एक लिंग होता है, एक लिंगी होता है, एक चिन्ह होता है, दूसरा उसका जो है वह बोध्य होता है चिन्ह से, एक साइन है, और दूसरा उस साइन से जो हम सिग्नल हो रहा है। ये प्रक्रिया इसमें अनुमान की, उसको कैसे सत्यापित शंकुक करते हैं, तो ये शंकुक उसमें बताते हैं।
तो अनुकृति के द्वारा अभिनेता कविता के संसार को मंच पर रचता है और सर्जक हो जाता है, और प्रेक्षक उसको अनुमिति के द्वारा अनुभव करता है जो कुछ भी उसने रचा। अब वो कैसे करता है, इसके लिए शंकुक ने बढ़िया उदाहरण दिया है। ये भी अद्भुत है, ये शंकुक का बहुत बड़ा मौलिक योगदान है। ये किसी ने नहीं इस तरह से बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा होता कैसे है, उन्होंने कहा कि चित्र तुरगन न्याय से होता है। इसको सारे आचार्यों को मानना पड़ा कि ये कितना बढ़िया इन्होंने उदाहरण दिया है। वो चित्रकला का दृष्टांत देकर के बताते हैं, उसमें पूरा एस्थेटिक्स वो शंकुक उसके द्वारा समझाते हैं। तो मोटे तौर पर उदाहरण के लिए ये कहा, मान लीजिए कि घोड़े का बहुत सुंदर कोई पोर्ट्रेट बनाया गया, वाटर कलर से या पेंट किया गया है कि वह घोड़ा बहुत कुशलता से उसने बना दिया। तो अब जो देखने वाला है वह न तो ये कह सकता है कि सचमुच का घोड़ा है, न वह यह कह सकता है कि घोड़ा नहीं है, न वह यह कह सकता है कि मुझे संदेह है कि घोड़ा है कि गधा है। और सम्यक मिथ्या संशय, घोड़े से मिलता जुलता कोई जानवर है, खच्चर है, ऐसा भी नहीं कह सकता है। तो शंकुक कहते हैं कि संसार में किसी भी कैटेगरी का ज्ञान हम 4 ही अनुभवों के अंतर्गत करते हैं। पूरा जो उसका प्रिज्म है, फ्रेमवर्क है हमारे लौकिक अनुभवों का, वो 4 में ही अटता है। या तो सम्यक ज्ञान होगा, सामने हम घोड़े को देख रहे हैं, कोई मैदान में घोड़ा चल रहा है, सचमुच का घोड़ा हमारे सामने, सम्यक ज्ञान हो गया। या खच्चर कोई जा रहा है और गलती से हमको लगा कि घोड़ा है, म्यूल है, और दूर से हमको लगा कि घोड़ा है, तो मिथ्या ज्ञान हुआ हमको। बाद में पास से जाकर देखा तो पता चला कि नहीं, वो तो खच्चर है। तो सम्यक मिथ्या। और संशय उसी से मिलता जुलता हो सकता है कि दूर से देखता है खच्चर जा रहा है, उसको संदेह होता है कि घोड़ा है कि खच्चर है, तो संशय हुआ। और सादृश्य, घोड़े से मिलता जुलता कोई जानवर है। मान लीजिए कोई ऐसा जानवर है जो कि बहुत मिलता जुलता है घोड़े से। पुराने जमाने में गधे भी घोड़ों के बराबर होते थे हाइट में, और गधा जो बहुत सम्मानजनक सवारी भी थी। गधे की तो बाद में हंसी हम लोगों ने बहुत बाद में उड़ाना शुरू की। वो देवता तक उसकी सवारी करते हैं हमारे यहाँ, कुछ और अच्छा वाहन वो माना जाता है, बहुत रिस्पेक्ट है उसका। तो मान लीजिए कि दूर से, क्योंकि घोड़े का रंग भी कई बार खूबसूरत हो जाता है, तो उतनी हाइट का कोई गधा है और उसको घोड़े से मिलता जुलता कोई जानवर है, उसने गधा देखा नहीं है उसके पहले, ऐसा वो सोचता है। तो सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य, इस 4 ही कैटेगरीज में दुनिया की कोई चीज हम समझते हैं। 4 के अलावा और कोई कैटेगरी बनती नहीं है। ये तो आप अगर 4 को सामने रख करके देखेंगे तो आप मानेंगे कि इसके अलावा 5वीं नहीं बनती। या तो हूबहू वह चीज है कि सचमुच का घोड़ा है, या घोड़ा नहीं है ये तो खच्चर है, ऐसा ज्ञान होगा, निषेधात्मक ज्ञान होगा। या भ्रम से उसको मिथ्या ज्ञान हो जाएगा कि खच्चर को घोड़ा समझ रहा है, सम्यक मिथ्या। संशय, घोड़ा है कि और कुछ है, ये संदेह होगा। या घोड़े से मिलता जुलता कोई जानवर है जिसे मैं अभी तक मैंने देखा नहीं, और घोड़ा तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता कोई है। तो सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य, 4 कैटेगरीज ही दुनिया की हर चीज को समझने के लिए बनती है। शंकुक कहते हैं कि जो चित्रकला में, नाटक में जो एक्सपीरियंस होता है उन 4 कैटेगरीज से परे है। कैसे परे है? क्योंकि ये चित्र तुरग में जैसे हम कहते हैं कि इतनी सुंदर उसने तस्वीर घोड़े की पेंट की है कि देखने वाला उसको देखता रह जाता है, लेकिन वो ये तो नहीं कह सकता कि सचमुच का घोड़ा मेरे सामने है। तो मालूम है कि घोड़े का पोर्ट्रेट बनाया गया है, घोड़ा नहीं है यह भी नहीं कह सकता। घोड़े से मिलता जुलता कोई जानवर है, सादृश्य यह भी नहीं कह सकता। और घोड़ा है कि गधा, ऐसा संदेह भी नहीं कर सकता, है घोड़ा ही है। तो यह अनुभव भी करता है कि घोड़ा सचमुच का सामने है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि सचमुच का घोड़ा ही मैं देख रहा हूँ। ये अनिर्वचनीय प्रतीति उस तरह की होती है। तो ये सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य से ट्रांसेंड करने वाली, इन 4 ही कोटियों को अतिक्रांत करने वाली प्रतीति कला में होती है। उसको नाटक पर लागू करते हुए हम किसी अभिनेता को राम का अभिनय करते हुए देखते हैं, तो जो मम्मट उदाहरण देकर के बताते हैं, इन लोगों ने अच्छी तरह समझाया फिर शंकुक को। शंकुक बड़े आचार्य थे, कितना बढ़िया वो लिख गए होंगे। उनको मम्मट वगैरह बहुत प्रिसाइसली फिर बताते हैं। और अभिनवगुप्त तो बहुत लंबे उदाहरण उनके देते हैं। वो अभिनवगुप्त से कई बार मुश्किल पड़ता है समझना।
मम्मट ने उसको अच्छी तरह से बांध करके सरल करके 2-4 वाक्यों में बता दिया है। तो किसी अभिनेता को हम राम का अभिनय करते हुए देखते हैं, मान लीजिए कि अरुण गोविल ने अच्छा अभिनय किया रामायण में, तो हमको लगने लगा, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सचमुच का राम हमारे सामने है। ये तो हमको मालूम है कि ये अभिनेता है फला फला, और सम्यक प्रतीति राम की हमको नहीं होती। राम से मिलता जुलता है कैरेक्टर है, ये भी नहीं कह सकते, तो राम ही है, राम का अभिनय कर रहा है। और राम नहीं है ऐसा तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि रामायण सीरियल देख रहे हैं और राम ही हमारे सामने है उस अभिनेता के रूप में। और तो इसी तरह से ये राम ही है ऐसा भी नहीं कह सकता, राम है कि नहीं है ऐसा संदेह भी नहीं कर सकता, और राम है कि लक्ष्मण है ऐसा भी नहीं कर सकता। कोई मूर्ख होगा जिसको लगेगा कि नहीं नहीं ये तो लक्ष्मण आ गया, और सामने वो अरुण गोविल ही राम का अभिनय कर रहा है, तो ये नेगेशन भी नहीं कर, मिथ्या भी नहीं हो सकता है। और राम है कि और कोई है ऐसा संदेह भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी राम की प्रतीति उसको होती है। ये जो राम की प्रतीति होगी ये लौकिक प्रतीतियों से परे कोई एक विलक्षण प्रतीति है, ये शंकु कहना चाहते थे। ये जो उन्होंने उदाहरण दे दिया ये बड़ा एस्थेटिक्स का उदाहरण है, और जो कला की अनिर्वचनीय अद्वितीय विलक्षण अनुभूति है उसकी व्याख्या वो करते हैं। लौकिक प्रतीतियों से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से ट्रांसेंड करती है वर्डली जितने भी हमारे लौकिक अनुभव हैं उनको, इसकी व्याख्या वो करते हैं। और भी कई मत थे शंकु के, मतवाणी पर उनका है, रंगमंच के बारे में उनका मत है, अभिनवगुप्त तो बताते हैं। पूरे नाट्यशास्त्र की इन्होंने व्याख्या की थी, अपने मत इन लोगों ने दिए थे। तो ये नाट्यशास्त्र पर जो बड़ी बड़ी कमेंट्रीज लिखी गई, उनमें से बड़े कमेंटेटर्स ये लोग हैं जिनकी की ओरिजिनल थिंकिंग है, क्योंकि कमेंट्रीज में हमारे बहुत मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया जाता रहा। तो ये लोल्लट और शंकु दोनों उस प्रकार के बड़े आचार्य थे। तो मैं समझता हूँ कि यहीं तक रहने दें, जितना हो सकता था इन दोनों के बारे में भी मैंने बता दिया। आगे बहुत ही बड़े आचार्य जो जिनसे कि पूरी हमारी एस्थेटिक्स की, रस सिद्धांत की व्याख्या की, और संसार में रस सिद्धांत जिनके द्वारा जाना जाता है इस समय। हालांकि लोल्लट और शंकु का महत्व कम नहीं उससे होता है, वो जो कह गए हैं वो एक वस्तुनिष्ठ दृष्टि से व्याख्या है, वो अपने आप में सही है। और ये मानना अधिक उचित है कि इसमें एक दूसरे की पूरक ये है। वो अभिनेता की दृष्टि से, रंगमंच की दृष्टि से कह रहे हैं लोल्लट और शंकु, और बाद के जो थ्योरिस्ट आए पट्टनायक से टर्निंग पॉइंट आता है, तो सब्जेक्ट की दृष्टि से कह रहे हैं, जो दर्शक नहीं कहना चाहिए, सहृदय या रसिक जो है, तो उनका कंसर्न ये था कि हम, वो अभिनेता ने तो कर दिया, अब हमको ये बताना है कि हमारे भीतर कैसे क्या हुआ, हमारे भीतर जो बदल गई दुनिया, उसकी व्याख्या हमको करनी है। तो ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री है एक तरह से, लोल्लट, शंकु, पट्टनायक और अभिनवगुप्त के जो 4 मत है, और जो बाकी मत है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं इनके, सभी में कुछ ना कुछ सच्चाई तो होती ही है। तो हम लोगों के सामने जो तस्वीर रखी गई है वो कॉलोनाइज जो पूरा पैटर्न था हमारे अध्ययन का, उसके द्वारा बनाई गई है। कि अंग्रेजों का दृष्टिकोण यह था कि एक कौन जीता, किसकी विजय हुई, एक चीज बचती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ सारे सिद्धांत चले आ रहे हैं, और टीकाकार इनको भी मान करके व्याख्या करेंगे जैसा कि होता है। सभी में कुछ न कुछ सच्चाई है, सभी एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंटरिटी मानी जाती रही। और जहां उन्होंने खंडन किया है वो अपने पोस्टुलेशन से किया है, अपने पक्ष पर खड़े होकर के किया है कि मेरे पक्ष से फिर मुझे ये मानना है, उस पक्ष को, वो उनका पक्ष वो छूट गया है। तो इस तरह से ये इनमें एक सातत्य है, जो रस सिद्धांत की व्याख्या के मत है, ये हमको मानना चाहिए। हम यहीं पर रोक देते हैं, और कोई